अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने एपिलेप्सी की हिस्ट्री कैसे लेनी है। एपिलेप्टिक पेशेंट जब भी आपके पास आता है तो आपने इसको अप्रोच कैसे करना है, उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप अगर हम पीडियाट्रिशियन है। पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं, या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपकी जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट आपके पास इसी कंप्लेंट से आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को झटके लगते हैं। बाज़ औक़ात वो स्टेटस के भी साथ भी आ सकता है, एडमिट हो सकता है, और बाज़ औक़ात वो पहले से ड्रग्स ले रहा हो और ब्रेक थ्रू सीजर के साथ भी आपके पास आ सकता है। तो डिफरेंट सिनेरियो जिसके साथ आपका बच्चा आपके पास आ सकता है। आपने डेफिनेटली पहला क्वेश्चन तो आपको ये होगा कि बच्चे को मसला क्या होगा, अगर बच्चों को झटके लगते हैं। आपने वहीं पे पूछ लेना है कि बच्चों को झटके के अलावा क्या मसला है। सो झटके के अलावा बच्चे को, एपिलेप्सी वाले बच्चे को क्या मसले हो सकते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंटल डिले हो सकता है या डेवलपमेंटल रिग्रेशन हो सकती है। डेवलपमेंट डिले कब होगा? जब उसकी एपिलेप्सी की काज कोई ऐसी है जो बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रही है, लाइक एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथी, लाइक कोई ब्रेन की मैलफॉर्मेशन थी, लाइक बच्चा सीपी है, लाइक बच्चे के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो ये सारी चीजें उस पेशेंट को डेवलपमेंट डिले विद एपिलेप्सी कराएंगी। ठीक है। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल रिग्रेशन की तो वो कहेगा कि बच्चा जो है, मेरे बच्चों को झटके भी लग रहे हैं और बच्चा दिमागी तौर पे कमजोर हो रहा है, उसने चलना छोड़ दिया, बातें करना छोड़ दी है, ठीक है, खाना पीना छोड़ दिया है, बोलना छोड़ दिया है। उस सूरत में फिर आपके माइंड के अंदर आ जाना चाहिए कि मेरे बच्चों को एपिलेप्सी भी है और साथ में उसको कोई डीबीडी भी चल रही है। तो फिर आपने उसको डीबीडी वाली हिस्ट्री को भी जरूर देख लें और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलना है आपने। इस वीडियो के अंदर हम मेनली एपिलेप्सी को टच करेंगे। हम देखेंगे कि हमने एपिलेप्सी की हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसकी ड्रग्स की हिस्ट्री कैसे लेनी है, उसकी कम्प्लिकेशन को कैसे देखना है, उसकी प्रेजेंटेशन स्पेशली ब्रेक थ्रू सीजर, और हमने स्टेटस एपिलेप्टिकस को कैसे लेके चलना है, एपिलेप्सी की एटियोलॉजीज को हमने कैसे देखना है। बाकी एपिलेप्सी काज के अंदर जिसमें डेफिनेटली डीबीडी इंपॉर्टेंट काज है एपिलेप्सी का, तो उसके लिए आप डीबीडी की वीडियो देखें, उसके अंदर मजीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एपिलेप्सी की हिस्ट्री की बात करें हम, डेफिनेटली एपिलेप्सी के अंदर आपने सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका होगा कि बच्चे को मसला किस एज से शुरू हो रहा है। सो ऑन सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज वो कहता है कि बच्चे को मसला 2 साल शुरू हो रहा है, तो आपने फर्स्ट इवेंट को बहुत डिटेल में पूछना है कि फर्स्ट सीजर कैसा था बच्चे का। पहली दफा बच्चे को झटके लगे तो बच्चा क्या कर रहा था। तो मोस्ट ऑफ टाइम अगर एपिलेप्सी जो है वो सिंपल एपिलेप्सी होगी तो झटका बगैर किसी वजह के होगा, अनप्रोवोक होगा। बच्चा रात को बिल्कुल ठीक सोया था, कोई बुखार नहीं था, और सुबह झटका लग गया उसको, ठीक है, और बच्चों का अस्पताल में दाखिल भी नहीं कराया। तो ये सिंपल स्टोरी है जो कि नॉर्मल एपिलेप्सी के अंदर आपको मिलेगी। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एपिलेप्सी आपकी स्टार्ट होती है विद सम कॉम्प्लिकेशन, लाइक पेशेंट को कोई स्ट्रोक हुआ और उसको एपिलेप्सी स्टार्ट होगी, लाइक पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ उसको एपिलेप्सी स्टार्ट होगी, लाइक पेशेंट को कोई सीवीएसटी हुआ, लाइक पेशेंट को कोई हेड ट्रॉमा हुआ, लाइक पेशेंट को उसको कोई ब्रेन इंजरी हुई, कोई हेपेटिक इनकैफ, यूरिमिक इनकैफ हुई, उससे ब्रेन में इंसल्ट हुई है, नॉक्सिया हुआ और फिट स्टार्ट हो गए। तो ये सारे प्रोवोक्ड एपिलेप्सी हो गई। तो आपने एस्टेब्लिश करना है कि फर्स्ट टाइम सीजर किस एज पे हुआ था और उस टाइम बच्चा कैसा था। तो इससे आपका काज पता चल जाएगा कि आप अगर कोई सेकेंडरी काज होगी तो आप वहीं से उसको निकाल लोगे। नेक्स्ट आपने देखना है कि बच्चे को फिट्स किस तरह के हो रहे हैं, क्या एक तरह के फिट्स हैं या मल्टीपल टाइप के फिट्स हैं। अगर एक तरह के फिट्स हैं तो आप बताएं कि फिट्स में बच्चों को क्या होता है। तो आपने देखना है कि आपने एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे के फिट फोकल हैं या जनरलाइज्ड हैं, फोकल टू बायलैटरल टोनिक क्रोनिक तो नहीं है, और अगर फोकल बच्चे के फिट्स हैं तो क्या वो विद इंटैक्ट कॉन्शियसनेस हैं या विद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हैं। उसके लिए सिंपल ये है कि आपने बच्चे पूछना है कि बच्चे के झटके एक साइड पे लगते हैं दोनों साइड पे लगते हैं। अगर वो कहते हैं बच्चे के झटके एक साइड पे लगते हैं तो आपने कहना है कि बच्चा झटके के दौरान बच्चे का होश कैसा होता है, होश ठीक होता है या बच्चा बेहोश हो जाता है। तो अगर एक साइड झटके लग रहे हैं और बच्चे का होश बिल्कुल ठीक है तो ये फोकल सीजर है विद इंटैक्ट सेंसोरियम। अगर झटके एक साइड लग रहे हैं और बच्चे का होश नहीं होता उस दौरान तो ये फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है। अगर बच्चे के झटके दोनों साइड पे लग रहे हैं तो फिर ये जनरलाइज सीजर है। और बच्चे के झटके अगर एक साइड पे लग रहे थे और थोड़ी देर झटके के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद झटके दोनों साइड लगना शुरू हो जाते हैं तो ये फोकल टू बायलैटरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं। आपने सीजर की टाइप को एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे के सीजर कैसे हैं, क्या ये क्लोनिक है। क्लोनिक सीजर क्या होता है? जब जब कोई जर्क मिलते हैं ऐसे, ये क्लोनिक सीजर है। ठीक है। आपने देखना है क्या टोनिक क्लोनिक सीजर है। टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर क्या होता है, बच्चा पहले टोनिक फेज में जाता है, अकड़ जाता है एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए, और फिर उसको क्लोनिक सीजर स्टार्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। बच्चे का सीजर क्या माइक्रोनिक सीजर है। माइक्रो सीजर क्या होता है कि एकदम आपको जर्क लगता है, लाइक ये जर्क है,
एक दफा जर्क लगेगा, मल्टीपल टाइम नहीं होगा, एक दफा लगेगा ऐसे, तो ये माइक्रोनिक सीजर है, ठीक है। और एपिलेप्टिक स्पैज्म तो नहीं है, तो एकदम बच्चा करता है, इसको हम सलाम सीजर कहते हैं, तो ये मैक्रोनिक स्पैज्म है। तो आपने देखना है कि बच्चे के अंदर सीजर क्या है। एब्सेंट सीजर भी हो सकते हैं, लाइक बच्चा आप एक जगह देखता रहेगा और फिर एकदम देखेगा, तो ये एब्सेंट सीजर है। तो आपने देखना है बच्चे के सीजर किस टाइप के हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने सीजर को क्लासीफाई कर लेना है। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है कि बच्चे की सीजर की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, कि कितने दिनों बाद बच्चे को झटका लगता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम सीजर फ्री इंटरवल कितना था, कि मैक्सिमम झटके के दौरान कितना गैप आता है इसका, ठीक है। आपने सीजर के दौरान पूछ लेना है कि बच्चे के सीजर के दौरान बच्चे को और क्या होता है, क्या उसको और तो नहीं होता। और मोस्टली हमारे जो फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस है, इन टेम्पोरल लोब के सीजर मोस्टली होते हैं, उसके अंदर बच्चे को और होता है कि बच्चे को पहले फील हो जाता है कि मुझे झटका लगने वाला है, लाइक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लाइक जो है बच्चे को कोई विजुअल हेलुसिनेशन शुरू होती है, तो इसको हम ऑरा कहते हैं, ठीक है। फिट्स के दौरान बच्चे को क्या होता है, क्या बच्चे का यूरिन निकल जाता है, स्टूल निकल जाता है, फ्रॉथिंग होती है, साइनोसिस होती है। तो बेसिकली जब आप फिट्स वर्सेस सूडो सीजर को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो ये सिम्टम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपने एक दफा एटलीस्ट एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे के फिट्स जो है जेन्युइन फिट्स हैं, वो कन्वर्जन नहीं है। तो फ्रॉथिंग, यूरिन कॉन्टिनेंस, स्टूल इनकॉन्टिनेंस, टंग बाइट, साइनोसिस, ये सारे शुरू करते हैं कि बच्चे के सीजर ऑर्गेनिक हैं। सीजर के बाद क्या होता है बच्चे को, क्या बच्चा ड्रॉजी हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे को पोस्ट इक्टल फोकल फिगर होते हैं, तो उसके अंदर हमें पोस्ट इक्टल पैरालिसिस मिल जाती है, इसको हम टॉर्स पैरालिसिस कहते हैं, तो वो तो नहीं होती। तो इन चीज़ों को भी आपने पूछ लिया। तो जब आपने पूछ लिया कि बच्चे के अंदर सीजर की सारी डिटेल पूछ ली, तो आपने देखना है कि बच्चे के अंदर सीजर की एटियोलॉजी क्या है। तो आपने एटियोलॉजी के क्वेश्चन पूछने हैं। सीजर की एटियोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। एपिलेप्सीज मेनली जेनेटिक होती हैं, तो फैमिली में किसी और को मिल गई तो नहीं, तो डेफिनेटली उसमें आप जेनेटिक कंपोनेंट को देख लेंगे। फिर हमारी आती हैं एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथीज। एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथीज बेसिकली वो कंडीशन है इसके अंदर आपके जो है वो एपिलेप्सीज आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करती हैं और आपकी डेवलपमेंटल को रिग्रेशन कराती हैं। लाइक अगर हम शुरू से बात करें तो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 2 एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथीज आती है। इसके अंदर ईएमई और ओटिहारा सिंड्रोम है। दोनों के अंदर आपके जो है ईएमई के अंदर आपका जो है वो मैक्रोनिक सीजर होते हैं और ओटिहारा के अंदर आपके टोनिक सीजर आते हैं। उसके बाद हम बात करें 3 मंथ्स से 12 मंथ्स के, तो उसके अंदर हमारी जो है वो वेस्ट सिंड्रोम आता है। इसको हम वेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर पेशेंट को एपिलेप्टिक स्पैज्म आते हैं, डेवलपमेंटल डिले आता है और ईजी के टिपिकल हिप सिंड्रोम मिलता है। 12 मंथ के राउंड अबाउट आपको ड्रेवर सिंड्रोम भी आता है। इसके अंदर बच्चे को इनिशियली फेब्राइल सीजर होते हैं, फेब्राइल फोकल सीजर या फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस, और फिर बच्चे को मल्टीपल सीजर टाइप आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 2 to 5 years की, तो उसके अंदर हमारे एलजीएस आता है, इसको हम लिनॉक्स गैस्ट्रोस सिंड्रोम कहते हैं। उसका टिपिकल उसका ट्रायड ये है कि बच्चे के अंदर जो है वो मल्टीपल टाइप ऑफ सीजर होते हैं, डेवलपमेंट डिले होता है, और ईजी के अंदर आपके टिपिकल जो है वो 1.5 to 2 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न आता है। लैंडू क्लेफ्टर सिंड्रोम भी इसी एज के अंदर बच्चे को आता है। इसके अंदर बच्चे के अंदर जो है वो स्पीच रिग्रेशन आती है, तो सीजर्स होते हैं और बच्चों को स्पीच रिग्रेशन आती है, तो उसको लैंडू क्लेफ्टर सिंड्रोम कहते हैं। डूज सिंड्रोम भी इसी एज के अंदर आता है। इसके अंदर बच्चे को जो है वो माइक्रोनिक एटोनिक सीजर आते हैं कि बच्चों को एकदम माइक्रोनिक सीजर हुआ और बच्चा फिर गिर जाता है, तो ये भी एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथी है। इसके अंदर बच्चों को एपिलेप्सी होती है और रिग्रेशन होती है, और ये इस एज के राउंड अबाउट आपके स्टार्ट होते हैं। एपिलेप्सी की एक और इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर एपिलेप्सी है कि बच्चे को पहले कोई सीवी हुआ है, हेड ट्रॉमा हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है, और बच्चों का फिट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हम इसको स्ट्रक्चरल एपिलेप्सी बोलते हैं। इन्फेक्शन भी इंपॉर्टेंट काज है एपिलेप्सी का, तो अपने बच्चे से उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है, लाइक टीबीएम, लाइक एसएसपी, तो ये इन्फेक्शन एटियोलॉजी की तरफ लेके जाते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इंपॉर्टेंट काज ऑफ एपिलेप्सी है, तो आपने बच्चे से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री पूछ लेनी है, लाइक बच्चे के जिस्म के ऊपर कोई एब्नॉर्मल रैश तो नहीं है, बच्चे के जिस्म से कोई एब्नॉर्मल स्मेल तो नहीं आती, बच्चे को एपिसोडिक क्राइसिस में तो नहीं जाता, लाइक एपिसोडिक क्राइसिस में बच्चे के जो है वो टिकपनिया स्टार्ट हो जाता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो ये एपिसोडिक क्राइसिस जो है वो अगेन मेटाबॉलिक जो है डिजीजेस का शो करता है। आपने इम्यून मेडिएटेड डिजीज का पूछना है कि इम्यून मेडिएटेड कंडीशंस तो एपिलेप्सी नहीं करा रही, जिसके अंदर टिपिकली हमारी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके अंदर रस्मुसन इंसेफेलाइटिस है, जिसके अंदर बच्चे को जो है वो एपिलेप्सी पार्शियलिस कंटिन्यू होता है, यानी एपिलेप्सी के बच्चे के एक साइड के ऊपर फिट्स होते हैं। और इसी तरह आपके जो है वो एनएमडीआर पॉजिटिव ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस है, तो वो भी इम्यून मेडिएटेड एपिलेप्सी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पूछ लेना है, अगर बच्चे की एपिलेप्सी जो है वो 3-4 मंथ से स्टार्ट है, उसको ओरोफेशियल डिस्काइनेसियाज आ रहे हैं, उसके अंदर डिस्टोनिया आ रहा है, उसके अंदर जो है वो बिहेवियर चेंजेस हैं, और उसके अंदर ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट आपको मिल रहा है, तो आपने ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस को भी जरूर देखना है अपनी एपिलेप्सी के अंदर। वंस आपने सारी चीजें देख ली, तो फिर आपने पूछना है कि बच्चे की इन्वेस्टिगेशन क्या है। टिपिकल इन्वेस्टिगेशन जो हम एपिलेप्सी के अंदर कराते हैं उसके अंदर डेफिनेटली, और एटियोलॉजी के लिए कराते हैं, उसके अंदर ईईजी है, हमारी ब्रेन है, जेनेटिक टेस्टिंग है, और मेटाबॉलिक टेस्टिंग है जो मेटाबॉलिक कंडीशन है उसके वर्कअप के लिए। तो जिसमें अमाइनो प्लाज्मा लैक्टेट है, अमोनिया है, यूरिक एसिड, प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स हैं, और इसका कार्निटीन प्रोफाइल है,
और MRS है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं आपकी। अगर हम उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो फिर आपने उनसे डिटेल में पूछना है कि बच्चे को थ्रू आउट क्या ट्रीटमेंट मिला है, कौन सी ड्रग्स मिल चुकी हैं, किस डोज पे मिली हैं, कितनी ड्रग्स मिली हैं, क्यों ड्रग चेंज की थी, ड्रग के साइड इफेक्ट आए थे या उससे डिजीज कंट्रोल नहीं हुई थी, मेडिसिन कौन देता है और मेडिसिन में नागा तो नहीं आता, कंप्लायंस कैसा है, फॉलोअप कैसा है, कितने देर बाद चेक कराते हैं, और कंट्रोल क्या है, डिजीज मेडिसिन जो दी है उससे क्या डिजीज का कंट्रोल आया है, और फिर साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या है, जो भी ड्रग्स आप दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ट्रीटमेंट सारी को डिटेल में देख लेना है। कुछ एडवांस ट्रीटमेंट होती है लाइक कीटोजेनिक डाइट है तो आपने उसका जरूर पूछना है, एपिलेप्सी सर्जरी का जरूर पूछना है, न्यूरोस्टिमुलेशन लाइक VNS RNS तो आपने उसका भी जरूर पूछ लेना है। इसके बाद आपने उसकी कम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज का जरूर पूछना है कि बच्चे के अंदर कोई डिजीज कम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही। एपिलेप्सी के बच्चे के अंदर टिपिकली कम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, उसकी स्लीप चेंज में एब्नॉर्मलिटीज आ सकती हैं, बिहेवियर एब्नॉर्मलिटीज आ सकती हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है बच्चे के अंदर। बच्चा अगर स्टेटस में जाता है तो स्टेटस के रिलेटेड सारी कम्प्लिकेशन बच्चे के अंदर आ सकती हैं। बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है मल्टीपल तो फिर ड्रग के साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो इन सारी कम्प्लिकेशन को भी आपने एड्रेस करना है। आपने बच्चे की ADL का जरूर पूछना है। ADL स्टैंड फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो आपने पूछना है कि बच्चे की जो है सारी एपिलेप्सी है और उसकी ड्रग्स चल रही हैं, उसके बच्चे की डेली एक्टिविटीज पे क्या फर्क पड़ा है, क्या बच्चा स्पोर्ट्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या बच्चा जो है वो स्विमिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, डॉक्टर ने इसको मना तो नहीं किया हुआ, क्या बच्चे की पढ़ाई में कोई मसला तो नहीं आ रहा, क्या बच्चे के जो है वो रोड सेफ्टी की चीज़ों को इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो इन सारी चीज़ों का आपने पूछना है कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, और बच्चे की लाइफ पे उसका क्या फर्क पड़ा है। अगर बच्चा बड़ा बड़ा बच्चा है तो आपने उससे पूछ लेना है कि उस बीमारी का बच्चे की साइकोलॉजिकल और बच्चे की एजुकेशन पे और उसकी इंडिपेंडेंस पे क्या इफेक्ट है। इससे आपने पेरेंट्स से उसकी नॉलेज ऑफ डिजीज का जरूर पूछना है कि अगर बच्चे को घर में कोई झटका लगे तो फर्स्ट एड क्या देनी है, ऑक्सीजन कब लगानी है, कितनी देर घर में ऑब्जर्व करना है, किस पोजीशन पे लिटाना है, रेक्टल डायजेपैम को उनको पता है या नहीं पता, कब हॉस्पिटल लेके जाना है। तो इस चीज़ का जरूर आपने पूछना है। आपने उनसे पूछना है कि आपके बच्चा जो स्कूल जाता है तो वहाँ स्कूल के टीचर को पता है कि बच्चे को मिर्गी का मसला है और उसमें इमरजेंसी आपने क्या करना है। आपने उनसे पूछना है कि बच्चे के अंदर कोई आपने उसको ब्रेसलेट दिया हुआ है कि अगर बच्चे को एपिलेप्सी है तो अगर खुदा खास्ता उसको कहीं पे झटका लग जाए तो फिर क्या करना है, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, ठीक है। इससे आपने बताना है कि बच्चे को आपने रोड सेफ्टी का बताया हुआ है, स्विमिंग का बताया हुआ है कि अकेले स्विमिंग करनी है नहीं करनी, और बच्चे की आगे ड्राइविंग का क्या इशू होगा, कितनी ऐसे डिजीज चलनी है, कितने ऐसे मेडिसिन देनी है। तो ये सारा आपने नॉलेज ऑफ डिजीज उनसे जरूर पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बाज़ औक़ात आपके एपिलेप्सी का बच्चा आपके पास ब्रेक थ्रू सीजर के साथ आ सकता है, तो आपने उससे डिटेल हिस्ट्री लेनी है ब्रेक थ्रू सीजर की कि सीजर कब हुआ था, उससे पहले आपने उसकी डिजीज कोई ड्रग बंद तो नहीं की, ड्रग चेंज तो नहीं की, ब्रांड चेंज तो नहीं किया, डोज कम तो नहीं की, बच्चे में कोई डोज मिस तो नहीं की, बच्चे को कोई डायरिया वॉमिटिंग तो नहीं थी, इस तरह से बच्चे की जो है वो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हुई, ड्रग मिली नहीं प्रॉपरली उसको, बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपने ब्रेक थ्रू सीजर के अंदर डिटेल में पूछ लेनी है। और सीजर के काज ब्रेक थ्रू सीजर में अदर देन एपिलेप्सी भी हो सकते हैं, लाइक बच्चे को कन्वर्जन कर रहा हो। मोस्टली कन्वर्जन जो है वो एपिलेप्सी के पेशेंट के अंदर आपको मिलेंगे, तो कन्वर्जन को जरूर रूल आउट करना है आपने। अगर बच्चा पहले 5 साल से 2 साल से 1 साल से फिट फ्री है और आप फिट हो रहे हैं तो कन्वर्जन को जरूर आपने सोचना है। आपने सीरियस इन्फेक्शन को जरूर सोचना है कि बच्चे के अंदर कहीं कोई सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, आप उसको मिस तो नहीं कर रहे। तो ब्रेक थ्रू सीजर के अंदर आपने उसको एपिलेप्सी को भी जरूर देखना है, उसके ड्रग लेवल अगर आप करवा सकते हो तो करवा लें। आपने कन्वर्जन को जरूर सोचना है, आपने सीरियस इन्फेक्शन को जरूर सोचना है, आपने पॉइजनिंग और ड्रग के साइड इफेक्ट को जरूर सोचना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ड्रग इटसेल्फ जो है वो टॉक्सिटी करा रही होती है और उस टॉक्सिक से बच्चों को फिट्स हो रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है जब भी आपका बच्चा ब्रेक थ्रू सीजर के साथ आए। बाज़ औक़ात आपका बच्चा जो है वो स्टेटस एपिलेप्टिकस के साथ आता है तो आपने स्टेटस एपिलेप्टिकस के रीजन देखना है लाइक ब्रेक थ्रू सीजर, और आपने देखना है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हुई हैं, बच्चे का डोट रीडल टाइम क्या था, कि बच्चों को जब झटके स्टार्ट हुए और बच्चा जब तक हॉस्पिटल में आया कितना टाइम लग गया। बाज़ औक़ात बच्चे गाँव से आ रहे होते हैं, 2-2 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है, तो बच्चे को ऑलरेडी अनॉक्सिक ब्रेन इंजरी होती है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, ऑक्सीजन पे ट्रांसपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट टाइम कितना था। अगर बच्चा 2-3 घंटों से झटके ले रहा है तो डेफिनेटली उसकी ब्रेन इंजरी हो जानी है, उसको एनॉक्सिक इंजरी हो जाना है, उसको सीक्वेल रह जाना है। बच्चा जब स्टेटस में आया तो डॉक्टर ने क्या किया, क्या वो वेंटिलेटर पे गया था या उसको उसको इन्फ्यूजन या फॉर्म में कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया, वो वेंटिलेटर पे तो नहीं गया, ठीक कब हुआ, कितनी देर बाद उसको झटके ठीक हुए। तो ये डिटेल में आपने हिस्ट्री पूछनी है। और उसके बाद स्टेटस के बाद बच्चे का स्टेटस क्या है, उसको कोई सिक्वेल रह तो नहीं गया, तो इस चीज़ को भी ज़रूर आपने एलिसिट करना है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी एपिलेप्सी की जिसकी बेस पे आपने बच्चे की एपिलेप्सी की हिस्ट्री लेनी है और इन सारे एस्पेक्ट को आपने कवर करना है। जब ये आप सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे तो तभी आपकी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती है। दूसरों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।